हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज राठौड़ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवराज शॉर्ट्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो आज मैं वापस लेकर आया हूं आपके लिए टॉप प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूरी संभावना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस अनुच्छेद में है। मैं बात करूँ अगर समान कार्य के लिए समान वेतन तो अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 39D में है, 39A में है या फिर 40 में है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। और अनुच्छेद 21 में आप सभी को पता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी ने दिया होगा ऑप्शन नंबर बी को, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39B में दिया गया, डी में दिया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक नृत्य के जनक कौन है। आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर है, श्रीमद शंकरदेव है, बिरजू महाराज है या फिर रुक्मणी देवी अरुंडेल है। रुक्मणी देवी अरुंडेल इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। बिरजू महाराज की अगर मैं बात करूँ तो बिरजू महाराज कथक नृत्य करते हैं। कथक, पेन को पता नहीं क्या हो रहा है, आज पेन से लिखा नहीं जा रहा है। कथक नृत्य करते हैं, ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। कथक नृत्य करते हैं बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। और अगर मैं बात करूँ आधुनिक नृत्य के जनक की तो उम्मीद करता हूँ अभी सभी ने ऑप्शन नंबर बी को दिया होगा, उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि योद्धाओं के विजय के उपलक्ष्य में घोड़े मोडनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। घोड़े मोडनी नृत्य आप सभी को ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बड़ी अच्छी है ट्रिक, मैंने खुद बनाई है, आप सभी ध्यान रखना। तो बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। तो कर्नाटक में आप सभी को पता होगा यक्षगान नृत्य किया जाता है। यक्षगान, ठीक है, यक्षगान नृत्य कर्नाटक में किया जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और घोड़े मोडनी नृत्य गोवा में किया जाता है। इसकी ट्रिक है कि घोड़े लेकर कहाँ जाएंगे, घोड़े लेकर गोवा वाले बीच पे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया होगा और ट्रिक से याद रखना, घोड़े लेकर गोवा वाले बीच पे जाएंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा किसकी आपको बताना है। सूर्यकांत सेन की है, भगत सिंह की है, राम प्रसाद बिस्मिल की है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की है। हो सकता है यह प्रश्न आप सभी के लिए नया हो, इसको स्टार मार्क कर देना। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में और आगे भी पूरी संभावना है इसके पूछे जाने की। तो ये जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये आत्मकथा भगत सिंह की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष देश में अधिनियमित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था आपको बताना है। 2008 में किया गया था, 2006 में किया गया था या फिर सन 2000 में किया गया था या फिर 2004 में किया गया था। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो भी बता रहा है ऑप्शन नंबर ए 2008 में, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। फर्स्ट नंबर जिसने भी दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्लास आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, प्रश्नों की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करना। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के कुल कितने शिलालेख थे। इसमें भी फैक्ट या ध्यान रखना है, ठीक है। कुल पूछा है आपसे, कुल। अगर आपसे पूछे कि प्रमुख के कितने थे, प्रमुख तो 14 थे, ठीक है। प्रमुख शिलालेख की बात करेंगे तो प्रमुख 14 थे। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, दया नदी के किनारे लड़ाया गया था, ठीक है। नदी का नाम पूछे आपसे तो नदी का नाम आप ध्यान रखना, कौन सी नदी थी, दया नदी, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। दया नदी के किनारे लड़ाया गया था कलिंग का युद्ध, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर अगली मैं बात करूँ कि अशोक के कितने शिलालेख है तो ऑप्शन नंबर ए जो भी भाई बता रहा है 33 शिलालेख है। अशोक के कुल 33 शिलालेख है जिसमें 14 प्रमुख शिलालेख है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब लागू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, ये प्रश्न आपको बताना है। 2007 में, 2009 में, 2008 में या फिर 2010 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बता रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है 8 कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया। भाई पंचवर्षीय योजना आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा। मैं भी डेली कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्न अपने क्लास में रखूँ पंचवर्षीय योजना का। तो योजना अवकाश की बात करूँ तो मैं 1966 से 1969 तक चला था। ठीक है, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला था, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में आया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश आया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। रोलिंग प्लान की बात करें तो रोलिंग प्लान पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आया था। ठीक है, रोलिंग प्लान वो भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था, यह समझौता आपको ध्यान रखना है। उसमें जो कांग्रेस की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो लखनऊ समझौता पूछ रहा है, ठीक है, अगर इसमें पूछे कि अगर आपसे ये पूछे कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें ना, इसमें अगर अधिवेशन, तो अधिवेशन में आप सभी ध्यान रखना उसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजमूदार ने। तो अधिवेशन में तो अंबिकाचरण मजमूदार होगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ये जो समझौता हुआ था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से अगर नेतृत्व पूछे तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहा है उसकी तैयारी बड़ी जोरदार है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक अच्छा फैक्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक घिसा पिटा प्रश्न है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। 1919 में हुआ, 1920 में हुआ, 1930 में हुआ या फिर 1942 में हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके समय भारत के वायसराय कौन थे, इरविन थे। ठीक है, इरविन, आप सभी को ध्यान रखना है, इरविन इस समय भारत के वायसराय थे और ये 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चेम्सफोर्ड के समय, जिस समय गवर्नर कौन था, चेम्सफोर्ड था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अमृतसर पंजाब में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए कितने प्रतिशत कोरम की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक, तो इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मैंने आपको अगली क्लास में करवाया था, आपको ध्यान होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इसका लिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई थी। अगर इसमें बात करें कि बुलाता कौन है, तो बुलाता राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट इसको बुलाता है और स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति इसको बुलाता है। अगर इसमें बात करते हैं कि कोरम कितने चाहिए, तो कोरम चाहिए इसमें 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर डी, उसकी तैयारी शानदार है। 10% कोरम की आवश्यकता होती है, जिसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 भी इसको कह सकते हैं अपन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 12 है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, अगर मैं बात करूं 1935 के अधिनियम से हुई थी, या फिर अधिनियम 1919 से हुई थी, या फिर अधिनियम 1909 से हुई थी, या फिर अधिनियम 1957 से हुई थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के समय पे मैं आपको बात करूं तो इस समय हमारे जो वायसराय थे ना, वायसराय कौन थे, मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो। तो मिंटो इस समय कौन हो जाएंगे, मिंटो हो जाएंगे इस समय भारत के वायसराय मिंटो आपको ध्यान रखना है। और अभी आपको ये तो पता ही होगा कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करें 1919 के अधिनियम की, तो 1919 का अधिनियम चेम्सफोर्ड के समय आया था। और इसमें एक बात याद रखनी है आपको को प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से लागू किया था। और वहीं मैं बात करूँ तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में ड्यूअल सिस्टम लागू किया था। ये दोनों प्रश्न अलग है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वीणा बजाते हैं या फिर संतूर बजाते हैं। तो मेरे हिसाब से यह प्रश्न आप सभी को पता होगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक
बांसुरी वादक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि ए पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है। ए पैशन ऑफ डांस में बात करूँ तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है, सोनल मानसिंह की है, माधवी मुदगल की है या फिर टी बाला सरस्वती की है। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ कि सोनल मानसिंह, ठीक है, माधवी मुदगल कौन सा करती है, ओडिसी नृत्य करती है, ठीक है, ओडिसी नृत्य करती है माधवी मुदगल। और टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम करती है, भरतनाट्यम आपको ध्यान रखना है। अभी आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोनल मानसिंह कौन सा नृत्य करती है। और जो ए पैशन ऑफ डांस है वो यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यामिनी कृष्णमूर्ति की ये पुस्तक है ए पैशन ऑफ डांस। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न होमवर्क है। 14 प्रश्न हुए थे इस क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर से शेयर किया करो। और लाइक तो बिना बोले कर दिया करो, ठीक है, लाइक की तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और इस क्लास को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना उनको शेयर करो। मैं आपसे वो डेफिनेटली भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर ही एग्ज़ाम में लगभग 60 से 70% तो आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी के 30% नए मिलते हैं। तो मैं आपको डेली प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट ही करवा रहा हूँ। तो अभी आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है सदिरअट्टम किस नृत्य का प्राचीन नाम था, सदिरअट्टम किसका प्राचीन नाम था, यो आपको मुझे कमेंट में बताना है। सदिरा का था, भरतनाट्यम का था, ओडिशा का था या फिर कुचिपुड़ी का था। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन निकालो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।